आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं संसाधन एवं विकास भूगोल खंड से है, जिसमें संसाधन एवं विकास इसको जानने से पहले हम चलते हैं पुरानी दुनिया में कि पहले ज़माने के लोग किस तरह से संसाधन का उपयोग करते थे और किस प्रकार से ये मानव समाज विकसित होते चले गया। तो आज से हजारों वर्ष पहले, 10,000 से भी ज़्यादा समय पहले, ये जो प्राकृतिक दुनिया है ये मनुष्य का एक अभिन्न अंग था। मनुष्य प्रकृति की चीज़ों को सोच समझकर उपयोग करता था और प्रकृति की जो भी चीज़ है, जैसे फल है, फूल है, जो भी सामान उनको मिलता था, इसी का वो उपयोग करते चले आ रहा था। लेकिन मनुष्य जो है अन्य जीवों के मामले में अलग इसलिए है या अलग है कि जो भी प्राकृतिक चीज़ें मनुष्यों के पास होती है उसका क्या करता है, वो सोच समझकर उपयोग करता है। यानी आज उपयोग करेंगे, कल के लिए भी बचा कर चलेंगे, यही सोच कहलाती है सोच समझकर उपयोग करना। तो मनुष्य जो है प्रकृति की चीज़ों का सोच समझकर उपयोग करता है। इसी मायने में प्रकृति के अन्य जीव जंतु से मनुष्य जो है अलग हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने प्रकृति की किन चीज़ों का उपयोग करके उसको संसाधन के रूप में उपयोग किया। तो मनुष्य सबसे पहले, जैसे कहानी है ना मानव इतिहास की, मनुष्य के पास पहले कुछ नहीं था, वो जंगल में रहते थे और फल फूल जो भी मिलता था उसको खा करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। धीरे से क्या है, मनुष्य का दिमाग विकसित होता है और मनुष्य पत्थर से औजार बनाता है। यानी पत्थर को काट के औजार के रूप में उपयोग करता है। यहीं से प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने की पहली शुरुआत होती है। यानी मनुष्य पत्थर से क्या बनाता है, औजार बनाता है। फिर इसके बाद औजारों का उपयोग वो प्राकृतिक चीज़ों के अन्य वस्तुओं पर प्रयोग करता है और अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। जैसे पत्थर का औजार बन गया। अब पत्थर का औजार का उपयोग वो क्या करता है, भूमि को समतल करने के लिए, जैसे पेड़ है, थोड़ा झाड़ झंखाड़ है, इसको काट करके भूमि को समतल करने के लिए वो उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद औजारों का उपयोग और क्या करता है वो, तो शिकार करने के लिए, जानवर का शिकार भी वो पत्थर के औजारों से करता है। फिर उसके बाद टोकरी बनाता है, जो जानवर के खाल हैं उससे कपड़ा बना करके उसको पहनना शुरू कर देता है। फिर अब देखो इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन कौन सी वस्तु बनी। तो सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, पत्थर, पत्थर का औजार। उसके बाद पत्थर के औजार के बाद प्राकृतिक संसाधन के रूप में पत्थर, बाँस, जानवरों के खाल, ये सब प्राकृतिक संसाधन के रूप में आगे आना शुरू होते हैं। यहीं से क्या है, मानव इतिहास की कहानी शुरू होने लगती है। अब उसके बाद मानव थोड़ा और आगे बढ़ता है, उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ते जाता है। अब मनुष्य क्या करता है, खेती और पशुपालन करना शुरू कर देता है। मनुष्य का दिमाग क्या है, निरंतर विकसित होते जा रहा है। आज भी विकसित हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम ठहर गए हैं। आज भी मनुष्य का दिमाग विकसित है, इसलिए तो हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, चंद्रमा में पहुंच गए। पहले हम केवल इनको किस्से कहानियों पर ही सुनते थे। तो मानव इतिहास के विकास की कहानी एक पत्थर के औजार से शुरू होकर के आप देखो अंतरिक्ष तक पहुँच गई। आगे आने वाले समय में और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका उपयोग मनुष्य क्या है, उत्पादन का दायरा बढ़ता है, खेती और पशुपालन करना वो शुरू कर देता है। अब उसके बाद मनुष्य जो निर्जीव वस्तु है, इसके साथ साथ पेड़ पौधे हैं, जानवर है, इन सजीवों को भी अपने हिसाब से वो बदलना शुरू कर देता है। इन्हें जानवर को पालना शुरू कर देता है अपने उपभोग के लिए। फिर पेड़ पौधे का उपयोग वो
अपने उपभोग के लिए करता है। जैसे उसको लगता है कि पेड़ में फल लगते हैं, फिर फल में बरसात में उसका जो बीज झड़े रहता है उससे फल बनता है, उसका दिमाग विकसित होता है और फल को संग्रहित करना शुरू कर देता है, बीज को, फल के बीज को। और फिर बरसात आता है, फिर उसको उपजा देता है और उसके बाद फिर उसको पुनः फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह मनुष्य क्या करता है, अब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो खेती पशुपालन करता है, अब अपने लिए एक स्थायी घर बनाकर रहना भी प्रारंभ करता है, क्योंकि स्थायी घर में रहकर ही वो अपने लिए क्या करेगा, खेती किसानी उस क्षेत्र में रहकर करते रहेगा। तो पहले व्यक्ति क्या था, घुमंतु था, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, पेड़ों पर रहना शुरू करते थे। अब मनुष्य क्या किया, देखो कैसे विकसित होते गया, पत्थर का औजार, फिर जानवरों का खाल, बांस की टोकरी बनाना, इसके बाद फिर खेती करना, पशुपालन करना और अपने लिए घर बनाना। तो जितने भी ये काम हो रहे हैं, इन सब में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है। अब इसमें प्राकृतिक संसाधनों की सूची मनुष्यों की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। आता है प्रश्न, नवपाषाण क्रांति किसे कहते हैं? तो मनुष्य ने जो खेती और पशुपालन के क्षेत्र में क्रांति लाया, करना प्रारंभ किया, इसी को इतिहासकार नवपाषाण क्रांति के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 10,000 साल पहले ये शुरू हुई थी। अब इसके बाद मनुष्य का दिमाग और आगे बढ़ता है, नई नई महारत हासिल किया, तरह तरह के वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। जैसे देखो, मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, अभी तक ही खाना नहीं बनाते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा सामान खाते थे, कच्चा फल फूल खाते थे। अब थोड़ा दिमाग और विकसित हुआ तो मिट्टी के बर्तन को पका करके खाना बनाने के रखना शुरू कर दिए। कपड़ा नहीं पहनते थे, जानवर की खाल को पहनते थे। अब जो रेशे हैं, कपास है, जो भी रेशा वाला फल है, उससे अब ये कपड़ा बुनना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद फिर और विकसित हुआ, तांबा, लोहा, कांसा आदि वस्तुओं से तरह तरह के आदि वस्तु का जो धातु है ना, इनका निर्माण होने लगा और इन धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तो ये तो है मानव इतिहास की आगे आने की कहानी। यानी प्राकृतिक संपदा के साथ मनुष्य का रिश्ता शुरू से ही बना है, भले ही पहले कम था। आज हम देखते हैं प्रकृति से हमारा रिश्ता ज़्यादा है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि संसाधन किसका। पहले ज़माने में व्यक्ति की संख्या भी कम थी, इनके पास उतना दिमाग नहीं था, सब आपस में मिलजुल करके रहते थे। तो संसाधन समय समय पर बदलते चला गया। प्राकृतिक संसाधन किसका हो, इस पर भी सबका विचार अलग अलग हुआ और जो अपने हिसाब से फिर प्राकृतिक संसाधनों पर ये नियंत्रण करना शुरू करते चले गए। तो संसाधन किसका, इसमें 3 बात प्रमुख आती है कि संसाधन में नियंत्रण किसका हो, उसका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो। तो इन सवालों का जवाब अलग अलग समाज के लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से निकाला। कई समाज में क्या है, ये नियम, इस समय कोई देश राज्य नहीं था, है, सब छोटे छोटे समाज में छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे और सब अपने अपने हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे। आज के जैसे कोई विशाल देश नहीं था। तो कुछ समाजों में क्या है, संसाधन संयुक्त रूप से रहा, सभी लोग उसका उपयोग मिलजुल करके करते थे और सामुदायिक नियम कानून बने। जैसे पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, इनका उपयोग ये क्या है, पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी जाती थी और सब कोई मिल करके इसको उपयोग करते थे। और ये केवल उपभोग की वस्तु नहीं थी, ये प्राकृतिक संसाधन को एक देवी का दर्जा मान करके उसकी पूजा करते थे। यानी इनका कहना ये था कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान, ये सब देवी देवता है। क्यों देवी देवता है? क्योंकि ये हमको आजीविका प्रदान करते हैं। और इस तरह सामुदायिक नियम बना करके इनको पूजा पाठ करके इनका उपयोग करते थे और कोई भी इस काल में संसाधन का अनुचित उपयोग नहीं करते थे। संसाधन की पहुंच जो है सभी लोगों तक थी। इसके बाद समय में फिर बदलाव हुआ। अब संसाधनों पर नियंत्रण समुदाय या समाज के हाथ में न रह करके कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गया। इनमें से कुछ
भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना। यानी जो चालाक थे, होशियार थे, दबंग थे, है ना, हिष्ट पुष्ट थे, ये लोग क्या किए, संसाधन पर अपना अधिकार कर लिए और अपना अधिकार करके जो निर्बल लोग थे उनसे वो उन पर काम करवाना प्रारंभ कर दिए और अपना सबल जो है आराम से बैठकर खाते थे, उन पर हुक्म चलाते थे। इसके बाद कुछ समाज में ये मतलब दूसरा में व्यक्ति के नियंत्रण में आया। तीसरा में कुछ समाज में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंध करने के लिए और उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए कुछ लोगों ने अपना एक मुखिया चुन लिया और वही मुखिया को ये क्या कहलाए, राजा कहलाने लगा। अब राजा के हिसाब से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता रहा, जिसमें राजा अपने काम के लिए कर्मचारी भी रखता था। ये कर्मचारी कुछ अच्छे होते थे तो कुछ खराब होते थे, सबका दोहन करते थे। और इसमें राजा के राज में जो व्यक्ति खेती किसानी जो भी काम उत्पादक करता था उससे एक कर के रूप में एक बहुत बड़ा भाग वसूलते थे। तो इस प्रकार से राजा के नियंत्रण में अब प्राकृतिक संसाधन आ गया। इसमें संसाधनों का उपयोग जो है जटिल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य की उत्पादक क्षमता भी लगातार बढ़ती रही। अब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ने लगा और इसमें एक विशाल साम्राज्य प्राकृतिक संसाधनों से ही निर्मित होने लगा। लेकिन इसके साथ ही साथ समाज में कई विसंगतियां भी पैदा हुई, जैसे ऊंच नीच का भेदभाव यहीं से शुरू हुआ। जो जाति प्रथा हम पढ़ते हैं ना, यहीं से शुरू हुआ। ऊंच नीच का भेदभाव, छोटी बड़ी का भेदभाव, फिर वर्ग भेद, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, जातिवाद। जो अच्छा काम करते थे वो सभ्य जाति बन गए, बड़ी जाति बन गए। जो निम्न कार्य करते थे उनको नीची जाति का कहा जाने लगा। यहीं से जाति प्रथा की उत्पत्ति भी मानी जाती है। फिर गुलामी, कई लोग जो सामंत हैं कुछ लोगों को गुलाम बना करके रखना शुरू कर दिए। औरत की स्थिति दोयम दर्जी की थी, मतलब औरत से मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बलात्कार, ये सब आम बात थी। तो ये तो हो गया संसाधन का उपयोग। यानी पहला उपयोग संसाधनों पर सामुदायिक समाज का नियंत्रण था, सभी लोग उसमें बराबर की हिस्सेदारी रखते थे। फिर संसाधन कुछ व्यक्तियों के हाथ में आया। उसके बाद फिर संसाधन एक राजा के पास आया, जिसमें कुछ लोगों ने अपने एक व्यक्ति को एक नेता बना लिया, राजा बना लिया, उसके पास आया। अब मानव इतिहास में सबसे बड़ी जो संसाधन को लेकर के क्रांति आई या बदलाव आया वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ये आज से 250 वर्ष पूर्व लगभग हुई थी, जो इंग्लैंड में शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति मतलब ये होता है उद्योग धंधे की स्थापना करना। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो क्रांति का अर्थ होता है बदलाव और औद्योगिक मतलब उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधों में बदलाव लाना ये कहलाता है औद्योगिक क्रांति। यानी जो उद्योग धंधे परंपरागत तरीके से संचालित होते थे, जो फैक्ट्री पहले परंपरागत तरीके से हम कपड़ा बनाते थे, घर में बनाते थे। अब कपड़ा बनाने का स्थान घर में ना होकर के फैक्ट्री ने ले लिया। पहले हम घर में बनाते थे, एक साड़ी बनाने में हमको 5 दिन लगता था। अब फैक्ट्री में बन रहा है तो एक साड़ी बनाने में हमको आधा घंटा लग रहा है। यही परिवर्तन कहलाता है औद्योगिक क्रांति। तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया औद्योगिक क्रांति के रूप में और ये क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। अब ये लोग क्या किए, अपने देश में संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिए, क्योंकि फैक्ट्री बनाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल में जैसे कोयला हो गया, या जैसे लौह इस्पात उद्योग कर रहे हैं तो लोहा हो गया, एल्युमिनियम का कर रहे हैं तो बॉक्साइट हो गया, ये सब कच्चा माल है। तो कच्चा माल का ये दोहन करने लगे। जब इनके यहाँ दोहन जब ये कर रहे थे, मान लो फिर इनको ऐसा लगता है कि हमको अब अन्य जगहों पर जा कर के इन वस्तुओं की खोज करनी चाहिए, इन वस्तुओं का दोहन करना चाहिए। और इसी क्रम में विश्व के कोने कोने से ये देश क्या किए, अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर हर देश के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना शुरू कर दिए और उनका दोहन करने का कार्य शुरू कर दिए। इन्हीं यात्राएं को खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। खोजी यात्रा क्या आता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। और
इन लोगों का ये विचार बना कि संपदा उद्योग धंधों के लिए है। उद्योग के लिए एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जितना हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, भरपूर मात्रा में हम उपयोग करेंगे, तो भरपूर मात्रा में हमको वस्तुएं भी मिल पाएंगी, और जब वस्तुएं हमको मिल पाएंगी तो हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। और इसी कारण से ये नई नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर करने का प्रयास करने लगे। अब ये संसाधन की खोज में अन्य देशों की ओर चलने लगे। इसी खोजी यात्रा के नाम से जाना जाता है। और इसी खोजी यात्रा के कारण ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है, इनका उपनिवेशीकरण करना शुरू कर दिया। यानी अब इन देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन देशों को गुलाम बना करके इनके प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक ये दोहन कर सकते हैं। भारत भी स्वयं इसका भुक्तभोगी है। अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय करने के लिए ही आए थे, लेकिन जब देखे कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये हमारे ऊपर धीरे से कब्जा करते चले गए और अंत में हमको अपना गुलाम बना करके 200 से भी ज़्यादा वर्षों तक हम लोग उनका गुलाम बन करके रहे। ये केवल और केवल प्राकृतिक संसाधन के कारण ही, वह इनके दोहन के कारण ही हुआ है। अब समस्या ये थी कि अब देखो, ये तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। अब समाज में समस्या क्या आ रही है इसके कारण से? तो समाज में समस्या आज भी बनी हुई है, ये पहले भी थी, आगे भी बनी रहेगी। इसमें समस्या क्या आती है कि इन क्षेत्रों के, जो एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ के लोग कबीलाई या किसान प्रधान थे, कृषि प्रधान थे, है ना, कृषक समाज थे। ये अपने ज़मीन व जंगल से बहुत प्यार करते थे और इनका उपयोग वो गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। केवल खेती किसानी है, प्रकृति से प्रदत्त वस्तुओं को लेना, जैसे आंवला, हर्रा, बहेरा, ये सब को लेकर के वो काम करते थे। इनका उपयोग वो कभी भी फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं कर सकते थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे, उनको भोग की वस्तु नहीं मानते थे। कई समाज में हम पढ़े ना कि वो देवी देवता मानते थे। अभी भी, आज भी बस्तर में जाओ, जंगल देवी करके जंगल की पूजा की जाती है। तो आज भी ऐसे समाज हैं जहाँ पर प्रकृति को लोग देवी देवता मानकर पूजा करते हैं। अब इसमें विरोधाभास आ रहा है। एक समाज प्रकृति को देवी देवता मानकर पूजा कर रहा है, तो दूसरा समाज उसको क्या कर रहा है? संसाधन मान के उसका उपभोग कर रहा है। तो ये विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है, यह प्रारंभ हो गया। उद्योगपति क्या कर रहा है? जंगल काट कर वहाँ पर नए नए फैक्ट्री लगा करके अपना नए नए उद्योग धंधे स्थापित करना चाह रहा है। वो खेती किसानी की जगह खदान स्थापित करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, या तो फिर नदियों पर बांध बना करके उससे बिजली उत्पादित करना चाह रहे हैं। और दूसरे लोग क्या है? नदी पर बांध बनाने के विरोध में है, क्योंकि उनका कहना है कि नदी हमारी देवी देवता है। तो ये टकराव क्या है? आज भी जारी है। जो पुराने परंपरागत मानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि प्रकृति हमारे लिए पूजनीय है, हम इस पर किसी प्रकार का दोहन नहीं कर सकते। और उद्योगपति अपने लाभ के लिए प्रकृति का लगातार दोहन करते चली जा रही है, और आज भी समाज में ये टकराव की स्थिति जारी है। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक शुरू से ये मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, इन्हें बहुत ज़्यादा है, उसका जितना दोहन करो उतना अच्छा है, जितना दोहन करते जाओ उत्पादक क्षमता बढ़ती जाएगी। समस्या केवल यह थी कि उनका वितरण पृथ्वी पर क्या है? समान नहीं है। यानी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर जैसे कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। जापान में बोलते हैं ना, जापान में कोयला नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आज जापान कितना विकसित देश है। जापान हमारे यहाँ से कोरबा से कोयला जाता है जापान में, लेकिन फिर भी जापान हमसे कई गुना आगे है। तो ये पृथ्वी पर संसाधन का असमान वितरण है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संसाधन।
लोगों का टकराव आज भी जारी है और ये टकराव आगे भी जारी रहेगी। तो प्राकृतिक संसाधन किसका, पहले उपयोग कैसे किया गया, पत्थर से, फिर खेती किसानी से, फिर धीरे धीरे मिट्टी के औजार बना करके, और इसी क्रम में फिर जो नई औद्योगिक क्रांति आई उसके द्वारा, और आज भी नए नए लगातार खोज होते जा रहे हैं, इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि पर्यावरण विज्ञान की नज़र में प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।